हमारे यहाँ पे एक जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसे का अभाव है, वो बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। हम जितना भी कह लें कि हम जो है दुनिया की तीसरी पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बन गए हैं, बन जाएंगे, परंतु धरातल पे अगर हम देखें तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। पैसा कमाना ही सबसे बड़ा क्राइम बन गया है। व्यापारी का दुख दर्द समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट रवि सैनी जी। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हम इनसे लगातार देश के आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। आज फिर बात वही है, सवाल वही है मेरे फिर से इनसे कि लगातार गिरती अर्थव्यवस्था, घटती नौकरियाँ, लगातार घटती नौकरियाँ और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जिस तरह के सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारा रुपया है वो तो आप समझ ही रहे हैं कहाँ पहुँच चुका है, कितना धरातल पे जा चुका है डॉलर के मुकाबले। तो अभी लेकिन हाल फिलहाल जो चीज़ें बदली हैं, राजनीतिक मंशाएं पूरी ज़रूर हो रही हैं कुछ पार्टी की, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो कि तो है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस विषय पे पहले भी बात हो चुकी है और आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति शास्त्र के बारे में क्या ही बताया जाए, राज करने की नीति को ही राजनीति शास्त्र बोला जाता है। राजनीतिक मंशा अपनी जगह है। सत्ता के गलियारे में कुर्सी को पा लेना, किसी पद को पा लेना, किसी अचीवमेंट को हासिल कर लेना आसान होता है, परंतु उस पे कायम रहने के लिए जो कीमत है वो देश को ना चुकानी पड़े, इसके ऊपर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। अपने राजनीतिक विरोधियों को साथ में लेकर के एक नेशनल एजेंडा बना करके चलने की आज ज़रूरत है। मैं इस विषय में एक छोटी सी आपसे कहना चाहूँगा और मुझे यकीन है, डाउट नहीं, यकीन है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके लिए सीरियस नहीं है। वो है टैक्स एमनेस्टी। आज अगर आप देखें, अर्थशास्त्र की बात हम करते हैं तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं जो पद में हैं, और अगर आपके पास में पद नहीं है तो आप, जैसे हम लोग आप बात कर रहे हैं, हम बात ही करते रह जाएंगे। परंतु हमारा बात करना भी हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। आपने ये जो मुद्दा उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आज आप देखें, स्टॉक मार्केट अप डाउन होती रहती है लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही हैं। उसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ पे एक जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसे का अभाव है, वो बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। हम जितना भी कह लें कि हम जो है दुनिया की तीसरी पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बन गए हैं, बन जाएंगे, परंतु धरातल पे अगर हम देखें तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। तो ये तो गैप तो लगातार बढ़ रहा है। जो सर्कुलेशन मनी का है वो क्यों रुका हुआ है, जिससे आम लोगों के पास पैसा ही नहीं पहुंच रहा, पैसा जा ही नहीं रहा है, रोजगार भी नहीं है, पैसा ही भी नहीं है। इसके पीछे मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बताया हुआ है कि हमारी जो कर प्रणाली है, हमारी कर प्रणाली बिल्कुल, अभी नया फाइनेंस जो नया इनकम टैक्स बिल आया है उसके ऊपर भी अगर आप चर्चा करें तो मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है उसके अंदर मैंने ये पाया है कि एक बहुत बड़ा हम मौका चूक गए हैं। हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि आज अगर आप देखें सत्ता के गलियारे में इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो अथाह प्यार और जो एम्पावरमेंट मिली थी जनता से, जो आज तक किसी सरकार को नहीं मिली हुई। जो डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, लेकिन ये कर प्रणाली के ऊपर अभी भी इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। उसी गैप के कारण आज जो रुपया है वो सिमट करके चंद हाथों में पहुंच गया है और आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। आज आप कमा रहे हो, आज पैसा कमाना ही सबसे बड़ा क्राइम बन गया है। व्यापारी का दुख दर्द समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये 2016-17 की बात है।
मैं इंडोनेशिया में था, जकार्ता में। तो उस समय वहाँ पर एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम की बात चल रही थी। तो उन्होंने अपने जो एक डायरेक्टर थी मिस इंदुवती, उनको, वो इंडोनेशिया का रिप्रेजेंट कर रही थी वर्ल्ड बैंक में एज ए डायरेक्टर। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको बोला कि आप देश में आइए, हम आपको वित्त मंत्री बनाते हैं और आप देश के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या काम किया, क्योंकि एक प्रेसिडेंट की अगर कॉल है तो समझ लीजिए कि भी एक बहुत बड़ा दायित्व दिया जा रहा है उनके ऊपर। तो उन्होंने कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को, जैसे हमारे यहाँ पे अडानी अंबानीज़ हैं, टाटा बिरला महिंद्रास, उन सबको बुलाया, क्लोज रूम में मीटिंग हुआ और मीटिंग होने के बाद में एक कंसेंसस से, एक सुर से डिसीजन ये लिया गया कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। और टैक्स एमनेस्टी स्कीम, मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़िया पूरी दुनिया में कोई ऐसा मिसाल दिया हो। 357 बिलियन डॉलर के घोषित एसेट्स निकल के आ गए मात्र 9 महीनों में। उन्होंने क्या किया, टैक्स एमनेस्टी को उन्होंने 3 फेजेस में लेके आए, जुलाई से सितंबर। अगर आप इस दौरान, 2016 की बात है, अगर इस दौरान अगर आप कोई भी अपनी अघोषित आय, जो भी हिडन वेल्थ है, चाहे वो इंडोनेशिया में है या इंडोनेशिया के बाहर है, अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो जुलाई से अगस्त, अक्टूबर से दिसंबर और 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक लास्ट अपॉर्चुनिटी उनको दिया गया कि आपको मात्र 0% से 10% तक टैक्स लगेगा। सरकार की तरफ से आपको एमनेस्टी है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन क्या है, कहाँ से आया है। अगर ऐसा एश्योरेंस नहीं मिलेगा तो कोई भी पाक साफ होने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो फिर वो सोचेगा कि चलो सत्ता के गलियारे में जो लोग बैठे हुए हैं, सफ़ेद काला करते रहते हैं, उन्हीं से जा कर के हम लोग करवा लिया जाए, हम सरकार के झंझट में क्यों फंसे। आज उसको एक प्रेसिडेंट मानते हुए अगर आज भारत सरकार में कोई ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाने में कोई भी अड़चन आएगी। तो सर, नोटबंदी क्या थी सर? देखो, नोटबंदी अलग है, टैक्स एमनेस्टी अलग है। जो ऐसा तो आया ना नजर में, पैसा आया लेकिन वो लगा कहाँ, सवाल ही है जी। सवाल ये है कि पैसा आपने इकट्ठा किया, वो पैसा लगा कहाँ। स्टॉक मार्केट जरूर आपका ऊपर हुआ, तो उससे जो देश की जो साख है, देश की साख व्यापारी के, आम व्यापारी के हाथ में है। देश की साख सत्ता के गलियारे में लोग क्यों बैठे हुए हैं, उनके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट उनके लिए एमएसएमई तो लाई है, जीएसटी का इतना इजी ऑप्शन दिया है। क्या आपने जमीनी तौर के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई ऐसा एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी डिपार्टमेंट देखा है कि किस योजना का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ? ये जो आईएएस है, वो लगातार कहते हैं जुड़ रहे हैं लोग, आशा की उम्मीद की तरफ देख रहे हैं, ये तो सुनते रहते हैं ना। अभी पार्लियामेंट में पहले दूसरे दिन ये सुना। देखिए, मैं इसको एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरा दायित्व है सरकार के साथ में चलने का, लेकिन आंख बंद करके किसी भी योजना को एक्सेप्ट करना। अब आप कहते हैं एमएसएमई की स्कीम है, मुझे लगता है कि मुद्रा लोन की जगह पे अगर वो पैसा एमएसएमई के ऊपर लगाया होता ना, तो आज देश की हालत कुछ और ही होती। आज अगर चाइना को देखिए, चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, वो अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यू करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल सके। आज अगर ज़रूरत है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं टैक्स एमनेस्टी के ऊपर बहुत जोर दे रहा हूँ और मेरा अगला आर्टिकल भी इसी के ऊपर आ रहा है, टैक्स एमनेस्टी, वाई इंडिया विल बी मच बेटर प्लेस दैन इंडोनेशिया इफ़ वी ब्रिंग आउट, नॉट इफ, व्हेन वी ब्रिंग आउट द टैक्स एमनेस्टी। अब सवाल ये है कि हु विल बेल द कैट। आज देखा जाए तो जितना पैरेलल इकोनॉमी में पैसा हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है, शायद ही दुनिया के किसी कोने में इतना पैसा हो। हमें बाहर से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है।
हम दुनिया का कर्ज उतार सकते हैं, जी अपने आप को एक बड़ी मंडी के रूप में प्लेस कर सकते हैं, और जब जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्पावरमेंट होगी। आज आप देखिए कोऑपरेटिव्स का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास में है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लाने की अगर दिशा में कोई काम करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं है। आज के ही पेपर में मैंने पढ़ा था कि भी 5 मॉडल गांव हर प्रदेश में होने चाहिए। तो वो एक योजना के रूप में तो बहुत अच्छा है, परंतु उसको अमल का जामा कितना पहनाया जा सकता है। आज मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या कोई भी मंत्रालय कोई भी योजना बनाता है, लेकिन उसका जो अमल का जामा पहनाने का जो जिम्मा है वो तो एक आम आदमी के ऊपर ही है। अब वो कितना मोटिवेटेड होता है उस काम को करने के लिए, ये डिपेंड करेगा उस योजना के कामयाब होने में या नाकामयाब होने में। जी तो मैं फिर यही कहूँगा कि अगर सरकार इस विषय के ऊपर सोचे, और आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आप देखिए इंडोनेशिया ने वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से उन्होंने $357 बिलियन के, और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसको उस स्कीम को फ़ायदा ना उठाया हो। इस सरकार से आप भी लगातार उम्मीद 11 साल से कर रहे होंगे। जब से देखिए उम्मीद, मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद एक ऐसा शब्द है, आप बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना हवा के कुछ दिन, कुछ पल, कुछ महीने जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना उम्मीद के आप एक पल नहीं जी सकते। तो ना उम्मीदी तो हमने सीखी नहीं है, ना उम्मीदी तो हमको बोलनी भी नहीं चाहिए। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इस बात को सरकार तक, सत्ता के गलियारे में लोग बैठे हुए हैं जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स की थ्रू बात करते हैं। आज हमारा और आपका दायित्व क्या है? वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी द इन्फ्लुएंसर, और यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब। गॉड हैज़ ए वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन एंड ए वेरी मिस्टीरियस वे टू वर्क आउट थिंग्स। अब जब जागो तब सवेरा है। मेरे मायने में इस सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज भी अगर इस नए जो टैक्स बिल, इनकम टैक्स बिल आया है, उसके लिए अगर एक रिव्यू कमेटी बिठा दी जाए तो वो देखे कि व्यापारियों का दर्द, एक छोटे व्यापारी का, एमएसएमई की जो आपने बात करी है, एमएसएमई के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और करना भी चाहिए। कोऑपरेटिव्स के लिए बहुत काम है। विलेज, मॉडल विलेज अगर बनाते हैं तो कहते हैं एक विकसित गांव, एक विकसित प्रदेश और एक विकसित देश के रूप में आगे निकल के आएगा, और देश को कहाँ लेके जाएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। और कुछ है? एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने बताया कि राजनीति शास्त्र में किसी को अगर मजबूत किया जाए, अब राजनीति, राज करने की नीति, राज जो होता है कमज़ोर पे ही किया जा सकता है ना। अगर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में अगर आप काम करेंगे तो लोगों के लिए एम्पावरमेंट के मौके आने। तो सर आप एजुकेशन की, हेल्थ की देख ही रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं उनके आसपास बड़े बड़े डॉक्टर्स के प्राइवेट खुल रहे हैं, तो उनकी हालत वैसे ही पहले से ही लचर है। तो सरकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं करना नहीं चाहती, या फिर उसमें जो टीम है वो सही रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंचाते। आपको क्या लगता है? बात वही है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका दायित्व है, क्योंकि हम और आप सरकार के लिए ही आँख और कान का काम कर सकते हैं, और लेकिन अब उनकी क्या मजबूरी होती है, जिनको पद दे दिया जाता है वो चाटुकारिता और चापलूसी करके ही अपना अपना घर भरने की कोशिश करेंगे, तो वो मुद्दे की बात पहुंच नहीं पाएगी। तो जो राजनीति शास्त्र है, राज करने की नीति और कमज़ोर और वंचितों पे राज करना है, तो आप उन्हें एम्पावर क्यों करेंगे? शिक्षा में बढ़ावा क्यों देंगे? स्वास्थ्य में बढ़ावा क्यों देंगे? आज आप शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर आप बात करते हैं, आप फ्री में साइकिल, टेलीविज़न, कैश बांट सकते हैं, तो आप ये शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वही पैसा क्यों नहीं लगा सकते? मुद्रा लोन को अगर आप देखें
तो मेरे हिसाब से उसकी सफलता और विफलता कितनी है, इसके लिए हर योजना, नॉट ओनली मुद्रा लोन, हर योजना के लिए एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी डिपार्टमेंट होना चाहिए। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि IAS, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हैं, उसका नाम चेंज करके इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरत है, जिन चीज़ों की कमी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन रहा हूँ और हमेशा से मुझे उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल ये बातें सरकार तक ज़रूर पहुँचेंगी। सरकार इतनी भी अंधी बहरी नहीं है, उन तक बात पहुँचती है, और जब पहुँचती है तो उसके ऊपर वो डिसीज़न लेने की पावर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। रवि सैनी जी से जल्दी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।